हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। मैं दोस्त आज बात करने वाला हूँ कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में, विकास की अवस्था के बारे में, जो 3 अवस्था दिए हैं और उसके 6 मुख्य चरण हैं, उससे रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ दोस्त। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक एक पॉइंट मैं लाया हूँ, उसका लाभ क्या है, ठीक है, उसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में आज बात करने वाला हूँ दोस्त। बारीकी से बात करूँगा और आपको बहुत बेहतरीन रूप में समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आप लोग दोस्त अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दबा के कीजिए, ठीक है, ताकि हर एक भाई, छोटे बड़े जितने भाई बहन हैं सबके पास पहुँचे, कोई भी एक नंबर से सीटेट में न छूटे। ये आपका जिम्मेवारी और हम सभी का जिम्मेवारी है, ठीक है। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग बात करते हैं अपने पॉइंट पे। देखिए दोस्त, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के स्तर, 3 स्तर, इसको कहिए 3 अवस्था में इन्होंने डिवाइड किया है, और 6 चरण, जिसको कह सकते हैं कि 6 उप अवस्था, ऐसे कह सकते हैं, जो 6 चरण में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्त इसका पहला जो इसका स्तर है, पहला पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है, जिसको कहते हैं प्री कन्वेंशनल। ये 4 से 10 वर्ष के एज को माना जाता है। कोहलबर्ग ने कहा है कि पूर्व परंपरागत स्तर, जिसको प्री कन्वेंशनल कहते हैं, 4 से 10 वर्ष की एज को कहते हैं। अब इसमें बच्चे का क्या क्या रोल है दोस्त, क्या क्या विकास होता है, इसके लिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है, बारीकी से करेंगे बात। देखिए, सबसे बड़ी बात है चरण नंबर फर्स्ट, पहला चरण कहता है दंड और आज्ञाकारिता। इस अवस्था में बच्चा, देखिए, दंड से बचने के लिए, पनिशमेंट से बचने के लिए वे अपने गार्जियन का, बड़ों का, अभिभावकों का आज्ञा का पालन करते हैं। कहने का मतलब बच्चा दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है। ये चाहता है कि हमें मम्मी से मार न लगे, पापा से पिटाई न लगे, इसके लिए वो अपने माता पिता के कहना मानता है। इसलिए इसे कहा गया, अगर कहना नहीं मानेंगे तो उसे दंड दिया जाएगा, अगर मानते हैं तो उसे आज्ञाकारी बच्चा समझा जाएगा, ठीक है दोस्त। इसीलिए इस चरण को कहा गया दंड और आज्ञाकारिता। समझ में आ गया होगा। दूसरा जो इसका चरण है दोस्त, साधन सापेक्षता, कहते हैं जैसे को तैसा। इस अवस्था में जैसे को तैसा भी कहा गया चरण नंबर 2 में। कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा, एक बच्चे दूसरे बच्चे का पेंसिल तोड़ देता है, तो ये भी बच्चा दूसरे का पेन तोड़ देता है, कॉपी फाड़ देता है। मतलब जैसा उसके साथ व्यवहार या हुआ वैसा ही, कहते हैं ना, टिट फॉर टैट, जैसा का तैसा। तो ये चीज़ देखने को इस स्तर में मिलता है, ठीक है दोस्त। उसके बाद पुरस्कार की ओर की आशा के कार्य करना, मतलब पुरस्कार की तरफ बच्चा, मतलब कोई प्रतियोगिता में भाग लेता है तो पुरस्कार को पाने के लिए बच्चा अग्रसर रहता है, ठीक है। ये व्यवहार बच्चे में देखे जाते हैं, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अब ये देखिए, ये था हमारा पूर्व परंपरागत स्तर का पहला चरण और दूसरा चरण, ठीक है। दूसरा जो आ रहा है दोस्त, दूसरा स्तर आ रहा है पारंपरिक स्तर, जिसको कहते हैं कन्वेंशनल, 10 से 13 वर्ष, जिसको किशोरावस्था के रूप में भी माना जाता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे में क्या क्या देखने को मिलता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसा कि चरण नंबर 3 कहता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ठीक है, चरण 3। तो आपसे कभी कभी पूछ देता है दोस्त अच्छा लड़का अच्छी लड़की कौन सी स्तर में आते हैं, कौन से अवस्था में आते हैं, तो पारंपरिक स्तर पे, ठीक है। अब इसमें आपको याद रखना पड़ेगा सामाजिक स्वीकृति और दूसरों को खुश करने के लिए व्यवहार। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा 10 से 13 वर्ष की आयु में रहते हैं तो वो हमेशा दूसरे, मतलब ऐसा समझिए कि वो क्या कहते हैं, अपना सम्मान और दूसरों का सम्मान दोनों करना चाहते हैं। मतलब आप सम्मान भी लेना चाहते हैं और सम्मान करना भी चाहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे समाज में कोई कहता है कि फलामा की बेटी अच्छा है, फलामा का लड़का पढ़ने में अच्छा है, इस एज में तो बच्चा को ये चीज़ सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जो बच्चा 10 से 13 वर्ष में है वो चाहता है कि हमारा कोई बड़ाई करे, हमारा कोई अच्छाई की बात करे। इस तरह के इस एज में खासकर ज़्यादा ये चीज़ अग्रसर होते हुए दिखता है, और ये बच्चे में ये चीज़ खासकर 10 से 13 वर्ष के बच्चे में ये चीज़ देखा जाता है, ठीक है।
और ये समाज की स्वीकृति मतलब सामाजिक स्वीकृति को भी मानते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए इस तरह की व्यवहार भी करते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट चरण जो आता है दोस्त, चौथा चरण है। चौथा चरण कहता है कानून और व्यवस्था। इस चरण का नाम क्या है? कानून और व्यवस्था। देखिए, सामाजिक नियमों, परंपराओं और कानून का पालन करना आवश्यक माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो है ना, कानून क्या है, कानून हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमें इसका पालन करना चाहिए, हमें समाज में नियमों का पालन करना चाहिए, इस तरह का जो बच्चे में आते हैं कानून के प्रति रुझान, वो चरण नंबर 4 में आते हैं। जो अवस्था जो हमारा है स्तर, दूसरा स्तर पारंपरिक स्तर के अंतर्गत ये देखने को मिलते हैं, जो 10 से 13 वर्ष में आते हैं। परंपराओं और कानून का पालन करना, हमारे समाज का जो कानून बना है दोस्त, उसका पालन करेगा बच्चा, उस चीज़ को मानता है, बिल्कुल ये हमारे लिए ज़रूरी है और मानना भी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ देखने को मिलता है किसमें? कानून और व्यवस्था। देखिए, ये चरण नंबर 4 में आता है। अगर अवस्था की बात कीजिए तो आपको पारंपरिक अवस्था, जिसको स्तर भी कह सकते हैं, 10 से 13 वर्ष। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, उत्तर परंपरागत स्तर, जिसको कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल। देखिए, व्यस्तता 13 से, इसको इस एज को कहते हैं 13 प्लस एज को कहते हैं उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, कहता है चरण नंबर 5 सामाजिक अनुबंधन। अब देखिए, समाज के अनुबंधनों को बच्चा जानने लगते हैं, जैसे नियम समाज की भलाई के लिए है और बदले जा सकते हैं। कहता है कि जो नियम बना है वो समाज के भलाई के लिए है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इसे बदला भी जाएगा। इस तरह की सोच इस अवस्था में देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसे कहा गया सामाजिक अनुबंधन। मतलब समाज के लिए जो नियम है वो सही है, अगर इसमें कुछ बदलने की बात होगा तो बच्चा उसको कह रहा है कि ये बदला जाना चाहिए और बदला जा सकता है। इस तरह की सोच बच्चे में देखने को मिलते हैं सामाजिक अनुबंधन में। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट चरण है हमारा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। देखिए, अंतरात्मा की आवाज़ और न्याय के आंतरिक सिद्धांतों पर चलना। मतलब ये कह रहा है कि सार्वभौमिक सिद्धांत मतलब आपके जो अंदर अंतरात्मा है, जो जिस चीज़ को आप मानते हैं, समझते हैं, ऐसे समझिए बच्चा परिपक्व हो गया है, बच्चा अच्छे से जानने लगा है, समझने लगा है, कहाँ क्या हो करना है, एक भी चीज़ बोलना है तो सही से बोलना है। ठीक है, कहाँ हमको गलत लग रहा है, कहाँ सही लग रहा है, इस चीज़ का पकड़ बच्चे में आ गया है। ठीक है, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चा प्रवेश कर चुका है। आंतरिक सिद्धांतों पर चलना, जितने भी सिद्धांत हैं, नियमों, सभी को ये अपने खुद के आत्मा से समझने लगें, खुद के ज्ञान से उस चीज़ को जानने लगें, ताकि उसमें दूसरे की कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। ठीक है, इतना बच्चे में इसीलिए कहा गया सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। और नैतिक का मतलब ये होता है दोस्त, सही और गलत का परखना। ठीक है, इसको कहते हैं नैतिक सिद्धांत। नेक्स्ट में बात करता हूँ कोहलबर्ग सिद्धांत की विशेषता। इसका विशेषता क्या क्या है? देखिए, क्रमबद्ध विकास, आप समझिएगा, क्रमबद्ध विकास ये कहता है विकास इसी अनुक्रम में होता है, कोई चरण छोड़ नहीं सकते। कहता है जो विकास जो है ना, इनका कहना है कि पूर्व परंपरागत आएगा, उसमें दो चरण आएंगे, फर्स्ट और दूसरा। उसके बाद पारंपरिक अवस्था आएगा, उसके बाद उत्तर परंपरागत अवस्था आएगा। मतलब ये क्रम सबके लिए समान है और ये इसको सबको इस अवस्था से, इस स्तर से गुजरना पड़ेगा, हर एक चरण से गुजरना पड़ेगा, कोई भी एक चरण या एक स्तर नहीं छूट सकता है। पहली बात ये कह रहे हैं, क्रमबद्ध विकास इसी रूप में होगा। नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त, अब आता है सार्वभौमिकता। कहता है पहले 4 चरण लगभग हर संस्कृति में पाए जाते हैं। ये कह रहे हैं कि पहला जो 4 चरण है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 चरण देखिए दोस्त, ये हमारा जो 4 चरण है, चरण नंबर फर्स्ट दंड और आज्ञाकारिता, दूसरा है साधन सापेक्षता, तीसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, चौथा है कानून और व्यवस्था। इस 4 चरण से हर एक संस्कृति में पाए जाते हैं ये 4 चरण। किसमें? सार्वभौमिकता की बात जब की जाती है तो कह रहे हैं ये हर एक संस्कृति में पाए जाते हैं, वो संस्कृति कोई भी हो।
ठीक है, इस चरण से गुजरना पड़ता है। अगला पॉइंट आता है दोस्त, अनुभवजन्य अध्ययन। यह हाइजीन दुविधा जैसे अध्ययनों पर आधारित है जो तर्क को मापता है, सही गलत उत्तर नहीं। मतलब तर्क को समझना चाहता है, तर्क सही है या गलत, केवल ये नहीं कि सही हो गया गलत हुआ। तर्क वितर्क लॉजिकली रूप से उस पर क्या करता है, अपनी अनुभव के आधार पे सोचता है। आपको पता होगा, अभी हम दुविधा के बारे में भी बात करने वाले हैं, तर्कना के बारे में भी बात करने वाले बारीकी से। अब देखिए, संज्ञानात्मक आधार कहते हैं जैसे जैसे बुद्धि और उम्र बढ़ती है नैतिक तर्क जटिल होता जाता है। सही बात है, जैसे जैसे बुद्धि और उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे आपके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर नैतिक तर्क उतनी ही जटिल होता है, उतनी ही पकड़ ज़्यादा होता है, उतने ही अनुभव बेहतर होते हैं। ठीक है, कि कहाँ सही है कहाँ गलत है, कहाँ गलत होना चाहिए कहाँ सही होना चाहिए, इस सब की पकड़ होने लगता है। ठीक है दोस्त, जैसा कि आप भी जानते हैं, एक पॉइंट है जीन पियाजे का, जैविक मुमूर्षा, उम्र के साथ अनुभव का बढ़ना। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी कह रहा है जैसे जैसे बुद्धि और उम्र बढ़ती है नैतिक तर्क जटिल होते जाता है। मतलब उतना ही वो पकड़ नैतिकता में ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, लाभ देखिए दोस्त, अब इसका जो है लाभ क्या है, बेनिफिट। बेनिफिट कहता है नैतिक समझ, यह समझने में मदद करता है कि व्यक्ति सही और गलत के बारे में कैसे सोचते हैं, न कि सिर्फ वे क्या करते हैं। केवल यही नहीं कि वो क्या करते हैं, ये समझने लगते हैं, नैतिक समझ होने लगता है। कोहलबर का कहना है कि आदमी ये समझता है कि सही और गलत के बारे में हम सोचते कैसे हैं, कि ये कैसे सही हो सकता है, ये कैसे गलत हो सकता है। इस तरह की सोच हमारे आप में विकास होने लगते हैं। ठीक है, और ये मदद हमें नैतिक समझ के आधार पर ही होता है। ठीक है दोस्त, पहला था हमारा बेनिफिट। दूसरा है शिक्षा में उपयोग। कहते हैं शिक्षकों और माता पिता को बच्चे के नैतिक विकास के स्तर के अनुसार व्यवहार करने में सहायता मिलती है, बिल्कुल मिलती है। ठीक है दोस्त, शिक्षकों और माता पिता के बच्चों के नैतिक विकास का स्तर में के अनुसार व्यवहार करने में सहायता मिलती है। बच्चा का हमारा नैतिक विकास कैसे हो रहा है, उसमें क्या कमी है, इस तरह की शिक्षकों और माता पिता को भी ये चीज़ बेहतर रूप से जानने लगते हैं और उसको और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, साथ में आता है चरित्र निर्माण। देखिए, यह व्यक्तियों को स्वार्थ से आगे बढ़कर सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है। सही बात है कि हमें समाज के लिए कितना सही है क्या गलत है, हमें इसको कैसे चलना है, समाज में कैसे रहना है, किस नियमों का पालन करना है, किस चीज़ को बदलना है, इस सब का चरित्र निर्माण किसके आधार पर होता है, नैतिक विकास के आधार पर ही होता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट में की बात करता हूँ। देखिए, न्यायबोध कहता है यह समानता, न्याय और मानव गरिमा के आधार पर तर्क करने की क्षमता विकसित करता है। ठीक है, बोध का मतलब होता है समझ। ठीक है, न्याय समानता, न्याय और मानव गरिमा के आधार पर तर्क करने की क्षमता का विकसित होता है। ये सभी था इसका बेनिफिट, किसका, नैतिक विकास का। तो जिसमें पहला पॉइंट था नैतिक समझ, दूसरा था शिक्षा में उपयोग, तीसरा था चरित्र निर्माण और चौथा था न्याय बोध। अब हम पांचवा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करने वाला हूं दोस्त, वो है नैतिक तर्कना और नैतिक दुविधा, जिसको कहते हैं मॉरल रीजनिंग और मॉरल डिलेमा। देखिए, नैतिक तर्कना क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को सही और गलत में डिसाइड कर लेते हैं और उससे हम संतुष्ट हो जाते हैं। मतलब ऐसे समझ, सही और गलत में फाइनली या तो आप सही का डिसीजन ले रहे हैं या गलत का डिसीजन ले रहे हैं, किसी एक तरफ डिसीजन ले रहे हैं और वो आप संतुष्ट हैं, वो कहलाता है नैतिक तर्कना। दोस्त याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, आप भूलिएगा नहीं, बहुत बेहतरीन पॉइंट है ये। नैतिक दुविधा, न तो हम सही से सही के तरफ जा रहे हैं न ही गलत के तरफ जा रहे हैं, मतलब डिसीजन ना ले पाते हैं, किसी एक तरफ डिसीजन नहीं लेते, मतलब दुविधा में, कन्फ्यूजन में है, इधर जाए कि इधर जाए, ये करे कि ये करे। इस तरह की जब हमारे अंदर आता है प्रॉब्लम किसी काम को करने के दौरान, तो उसको कहते हैं नैतिक दुविधा। और आप किसी भी तरफ जा रहे हैं तो आप संतुष्ट नहीं है, या तो यस की तरफ जा रहे हैं या गलत की तरफ जा रहे हैं, डिसीजन ले भी लेते हैं और संतुष्ट नहीं है, वो नैतिक दुविधा कहलाएगा।
आप अपनी इच्छा अनुसार किसी तरफ यस का अगर या नो में जिधर डिसीजन ले लिए हुए तो नैतिक तर्कना हो गया। लेकिन आप किसी में भी संतुष्ट रूप से डिसीजन नहीं ले रहे हैं, कन्फ्यूजन में हैं, उसको कहते हैं नैतिक दुविधा, मतलब डिसीजन ना ले पाना। ठीक है, और ले भी लेते हैं तो संतुष्ट ना हो पाना, वो नैतिक दुविधा ही कहलाएगा, क्योंकि आप इच्छा से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आशा करता हूँ दोस्त आप लोग समझ गए होंगे बहुत बेहतरीन रूप से। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, बहुत मेहनत से दोस्त बनाता हूँ। अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट हुआ होगा तो ज़रूर आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो दबा के ज़रूर कर दीजिए, ताकि जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई हैं उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके। और इस तरह के बहुत सारे मैंने वीडियो डाल दिया है दोस्त, आप जाके देख सकते हैं। जैसे कि आपको बहुत बेहतरीन पॉइंट मिलेगा, क्या कहते हैं, NEP 2020 कोठारी आयोग मिल जाएगा, NCF मिल जाएगा 2005 2022, समावेशी शिक्षा मिल जाएगा, RT 2009 मिलेगा, RPWD 2016 मिल जाएगा। सभी पॉइंट मैंने बेहतरीन कंटेंट के साथ डाला हूँ, आप जाके देख सकते हैं। EVS का कंटेंट डाला हूँ, हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी सभी मैंने डाल दिया। कुछ पॉइंट बचा हुआ उसको भी मैं डाल देता हूँ। अब मैं लाने वाला हूँ निगेटिव पॉजिटिव, बहुत बेहतरीन पॉइंट है, बहुत जल्दी आ जाएगा उसका वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।